इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग रात के 3:30 बजे, जब एक हाई सिक्योरिटी वाला ट्रक लॉस एंजलिस की एक डोनर्स की दुकान के बाहर रुका और फिर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स दुकान के अंदर गए। और अब एक कार और एक एसयूवी ने ट्रक का रास्ता ब्लॉक कर दिया और इनमें से कुछ गुंडे बॉडी आर्मर और गैस मास्क पहनकर बाहर निकले और इनके पास जबरदस्त बंदूकें भी थीं। अब जैसे ही ये गार्ड्स बाहर आए तो इन गुंडों ने गार्ड्स के ऊपर बंदूकें तान दी। ट्रक ड्राइवर ने तभी लॉस एंजलिस की पुलिस को खबर दी कि कुछ गुंडे उन्हें घेरे हुए हैं और उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें भी हैं। एक गार्ड ने बड़ी ही चालाकी से अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन एक गुंडे ने उस पर गोली चला दी और फिर उसी गुंडे ने ही ट्रक ड्राइवर को भी मार डाला। और अब इन्होंने ट्रक के दरवाजे को खोलकर एक दूसरे गार्ड को बाहर निकाला और इतने में पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। अब दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई, लेकिन इन गुंडों की असॉल्ट राइफल्स के सामने पुलिस वालों की नॉर्मल बंदूकें क्या ही कर पाती। 4 पुलिस वाले और एक गुंडा इस गोलीबारी में मारे गए और अब जल्द ही ये गुंडे ट्रक को लेकर यहाँ से फरार हो गए। वो लोग इस ट्रक को एक गोदाम में ले गए। गैंग के लीडर रे ने बॉस्को को खूब डांटा क्योंकि उसने सिक्योरिटी गार्ड पर गोली चलाई थी। रे ने बाकी लोगों से कहा कि इस ट्रक की बिगड़ी हालत को ठीक करना होगा। जैसे ही रे ने ट्रक का दरवाजा खोला तो एंसन ने इससे पूछा कि क्या वो ठीक है। तब रे ने जवाब दिया कि हमने 4 पुलिस वालों को मारा है। पुलिस इस वक्त हमें कुत्तों की तरह ही ढूंढ रही होगी। और उधर डिटेक्टिव निक ओब्रायन घटना वाली जगह पर पहुंचा और फिर एलए शेरिफ डिपार्टमेंट के अफसरों के पास गया जो उस गुंडे की लाश के पास खड़े थे। पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग खाली ट्रक को लेकर क्यों चले गए। इस पर निक ने कहा कि जरूर इसके पीछे उनका कोई खतरनाक प्लान है। कुछ दूरी पर सड़क की दूसरी ओर से बॉस्को इन ऑफिसर्स की तस्वीरें खींच रहा था और अब वापस आकर बॉस्को ने रे को तस्वीरें दिखाई और उसने निक की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि ये इस घटना का इंचार्ज है। रे ने अपने साथियों को बताया कि निक मेजर क्राइम डिविजन्स का हेड है। डोनी, जिसने पिछली रात ट्रक चलाया था, निक की तस्वीर देखते ही वहां से चला गया। निक और उसके साथी अफसर इस केस की छानबीन कर रहे थे और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये किसी अंदर के आदमी का काम है, क्योंकि उन्हें कैसे पता था कि ये ट्रक पूरे 3:30 बजे यहाँ पर आएगा। उन्हें शक था कि इस कांड के पीछे रे का हाथ है, जो 8 महीने पहले ही पैरोल पर रिहा हुआ था। डोनी रात को बारटेंडर का भी काम करता था। तभी उसने देखा कि फेडरल रिजर्व बैंक में काम करने वाला एक आदमी अपनी आईडी बार में ही भूल गया। उसने ये आईडी कैश रजिस्टर में डाल दी और मैक के पास चला गया, जो कि रे की ही गैंग का एक आदमी है। निक भी इसी बार में ही बैठा था और वो डोनी से कुछ सवाल जवाब करने लगा। डोनी ने इससे कहा कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कौन आता है और कौन नहीं। क्रिमिनल्स से लेकर पुलिस वाले भी यहाँ पर आते हैं, ये बार सब के लिए है। और जब डोनी की शिफ्ट यहाँ से खत्म हुई तो वो जाने लगा तो निक ने इसकी गाड़ी का शीशा खटखटाया और डोनी को मारकर भी होश कर दिया। जब डोनी की आंख खुली तो वो एक अनजान जगह पर था। डोनी जब कमरे से बाहर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर निक की टीम और वहाँ पर 4 औरतें थीं। निक ने डोनी को एक सीसीटीवी कैमरे से निकाली हुई एक फोटो दिखाई जिसमें वो रे से मिल रहा है। डिटेक्टिव गस ने कहा कि हमें तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा पता है। एक बार तुम गाड़ी चुरा कर भागने के लिए अरेस्ट हो चुके हो और कुछ लोगों के खून करने की कोशिश में भी जेल जा चुके हो और कैलिफोर्निया में सबसे तेज गाड़ी चलाने का चालान तूने ही भरा है। घास ने इसे समझाया कि तुम्हारी सिर्फ एक गलती तुम्हें सालों तक वापस जेल में फेंक सकती है। डोनी ने इन्हें समझाने की कोशिश की कि प्लीज सर, मैं सिर्फ रे से एक मर्तबा ही मिला हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। निक ने अपनी बाजू पर बना एक टैटू डोनी को दिखाया जिस पर रेगुलेटर्स लिखा था। निक ने इससे पूछा कि इसका मतलब जानता है तुम? पुलिस वालों की भी एक गैंग है जिसका नाम है क्लिक, मैं उसी का ही हिस्सा हूँ। ये गैंग रूल्स में विश्वास नहीं करती और गलत आदमियों को सुधरने का मौका नहीं देती, सीधा गोली मारती है। निक ने अब डोनी से सीधा पूछा कि तेरे जैसा डरपोक आदमी इतनी खतरनाक गैंग के साथ क्या कर रहा है? डोनी ने इससे कहा कि सर, मैं सिर्फ उनका एक ड्राइवर हूँ, मुझे उनके ऑपरेशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। निक ने डोनी से कहा कि इनके साथ कांटेक्ट में रहना और जब भी मैं फोन करूँ ना तो तू उठाएगा, समझा? वरना मैं तुझे ही उठा लूंगा। उधर गुंडों की गैंग ने लॉस एंजलिस के फेडरल रिजर्व बैंक के ऊपर नजर रखी हुई थी। रे ने इन्हें बताया कि ये इकलौता ऐसा बैंक है जहां कभी भी चोरी नहीं हुई और रे ने इन्हें बताया कि यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम इतना जबरदस्त है कि यहाँ पर 53 बार चोरी की कोशिश हो चुकी है, लेकिन कोई एक मर्तबा भी कामयाब नहीं हो पाया। और अब रे चाहता है कि वो लोग यहाँ पर चोरी करें। वहीं पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स को पता चला कि रे, एंसन, डोनी और बॉस्को ये सभी रिटायर्ड मरीन कमांडो हैं। ऑफिसर्स ने पिछले 10 साल में हुई सभी चोरियों की जांच की और इन्हें पता चला कि 10 साल जब रे जेल में था तो कोई भी बड़े लेवल की चोरी नहीं हुई।
निक ने सभी ऑफिसर्स को बताया कि अगर हमने रे को पकड़ लिया तो सारी अनसुलझी चोरियों का भी खुलासा हो जाएगा। रे और अब उसकी गैंग वापस उसी गोदाम में चले गए। रे अपनी गैंग को फेडरल बैंक का पूरी दिन का रूटीन समझाने लगा। रे ने बताया कि ये बैंक रोज काम न आने वाले या फटे पुराने बिल्स को अपने डेटाबेस से हटाता है। 4 से 5 बजे के बीच में नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और ये कचरा एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उठाती है। और इसने इन्हें बताया कि अकेले $100 के नोट की गिनती करने वाले कमरे में कम से कम $30 मिलियन रोजाना आते हैं। रे ने इन्हें बताया कि इन्हें वहां पर पहुंचना होगा नोटों के कटने से पहले, जहां पर कम से कम $30 मिलियन होंगे जो किसी के भी नहीं हैं। हम किसी इंसान के पैसों की चोरी नहीं कर रहे। डोनी ने अब चाइनीज फूड डिलीवरी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जहां से बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉयज ऑर्डर्स करते थे। और अब डोनी बैंक में खाना डिलीवर करने के लिए 2 बैग्स लेकर अंदर गया। सिक्योरिटी ने डोनी को अंदर एंटर होने के लिए एक कार्ड दिया, जिसे लेकर वो अंदर पहुंच गया। डोनी ने एक बैग तो कैफेटेरिया में बैठी हुई औरतों को डिलीवर किया और दूसरा बैग लेकर वो वॉशरूम में घुस गया। वो बैग उसने ऊपर वेंटिलेटर हॉल में छुपा दिया। और उसी रात को रे और उसके साथी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और तभी अचानक पुलिस वाले वहां पर आ गए। निक एक टेबल की तरफ बढ़ा और डोनी से बात की, ये दिखाने के लिए कि डोनी तो इसे जिम में मिला है। वापस गोदाम में जाकर रे को डोनी पर शक हुआ कि कहीं ये पुलिस वाला तो नहीं है। डोनी ने मना कर दिया, लेकिन रे ने गन तान कर दोबारा पूछा कि वो निक को कैसे जानता है। डोनी ने सब सच बता दिया कि निक ने इसे पकड़ लिया था और वो सब कुछ जानता है तुम लोगों के बारे में। इसके बाद डोनी कभी भी उससे नहीं मिला। रे ने अब उसका भरोसा कर लिया और अब उसने डोनी को निक तक एक बात पहुंचाने को कहा कि चोरी इसी फ्राइडे को होने वाली है। डोनी निक से एक सूट की दुकान में मिला और अब निक ने डोनी से पूछा कि तुम लोग रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे। तभी डोनी ने बात को बदलते हुए कहा कि चोरी इसी फ्राइडे को होने वाली है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कहां पर। अब निक उस क्लब में पहुंचा जहां पर रे की गर्लफ्रेंड काम करती है और वो इसका शो देखने लगा। रे की गर्लफ्रेंड स्टेज से उतरकर निक के पास आई और इसके कान में कुछ कहा, जिसके बाद वो दोनों उस लड़की के घर पर पहुंच गए। अगली सुबह जब रे वहां पर आया तो उसकी गर्लफ्रेंड लिविंग रूम से भागी और अंदर से निक शर्टलेस बाहर आया। वो दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे और तभी दोनों की नजर टेबल पर पड़ी एक बंदूक पर पड़ी। निक ने रे को आंखों से बंदूक उठाने का इशारा किया, लेकिन रे इसके जाल में नहीं फंसा और वो निक के सामने से गुजरकर बेडरूम में गया और उसका दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद निक ने अपनी गाड़ी में पहुंचकर अपने साथी को फोन किया और चोरी की अगली लोकेशन का पता बताया, जो उसे रे की गर्लफ्रेंड से पता चली थी। बाद में रे की गर्लफ्रेंड ने इसे बताया कि तुमने जो भी कहा था मैंने कर दिया। अब चोरी का दिन आ गया और पुलिस वाले बैंक पर नजर रखे हुए थे और तभी एक वैन पार्किंग में आकर रुकी। रे और उसके साथी बुलेट प्रूफ जैकेट्स, मास्क और असॉल्ट राइफल्स लेकर वहां पर पहुंचे। उन्होंने बैंक में घुसते ही सिक्योरिटी कैमरास पर गोली ताक दी और सभी को नीचे बैठने का ऑर्डर दिया और सबके फोन्स लेकर उनके हाथ भी बांध दिए और साथ ही उन सब के चेहरे भी कवर कर दिए। रे ने बैंक मैनेजर से कहा कि पुलिस को फोन मिलाओ और उनसे कहो कि $10 मिलियन की फिरौती चाहिए हमें, और वो भी एक हेलीकॉप्टर के अंदर जिसमें फ्यूल पूरा भरा हो, वरना हम हर 1 घंटे में एक हॉस्टेज को गोली मार देंगे और अगर किसी भी पुलिस वाले ने यहाँ पर आने की कोशिश की तो एक एक करके ये सभी लोग भी मरेंगे। अब जल्द ही पुलिस और FBI भी बैंक के बाहर आ गई। बैंक के अंदर अचानक ही एक फोन बजा और रे ने वो फोन उठाया। रे ने बस इतना पूछा कि जो मांगा है वो मिलेगा या नहीं। पुलिस वाले ने इससे कहा कि हम आपकी मांग के ऊपर काम कर रहे हैं। इस पर रे ने इसे कहा कि बिना पैसों का जुगाड़ किए फोन करने पर तुमने एक आदमी को तो मरवा दिया ना। और तभी बॉस को एक आदमी को पीछे ले गया और गोली चलाने की आवाज सुनाई दी। तभी ऑफिसर ने दोबारा फोन किया और इस मर्तबा मैनेजर ने फोन उठाया। मैनेजर ने पुलिस ऑफिसर को बताया कि एक आदमी को पहले ही मार दिया गया है और जितनी बार भी तुम लोग फोन करोगे उतने लोग ही यहाँ पर मरेंगे, तो अब अगला फोन तभी करना जब तुम लोग पैसों का जुगाड़ कर लो। ऑफिसर ने पूछा कि क्या वो 90 मिनट इंतजार कर सकते हैं, जिस पर रे ने हामी भरी और मैनेजर ने ये मैसेज आगे दिया। बाहर मौजूद पुलिस टीम बैंक का मैप देख रही थी और तभी इन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई दी, जिससे इन्हें पता चला कि चोरों ने तिजोरी का ताला तोड़ दिया है। निक ने मैप में कुछ देखकर टोनी से पूछा कि ये क्या है। इसने कहा कि ये एक सीवेज लाइन है जो अब तो शायद बंद कर दी गई है। तभी निक को सीवर में जाने का रास्ता दिखा तो उसने कुछ सोचा और अब निक ने कहा कि हमें अंदर जाना ही होगा। उसने एक लोहे की रॉड उठाई और बैंक का मेन दरवाजा खोलने लगा और अब अंदर पहुंचकर निक ने बंदी बनाए हुए लोगों से पूछा कि क्या ये सब ठीक हैं। वहां पर एक भी चोर नहीं था और अब निक और उसके साथी बैंक के पीछे गए जहां पर उस हॉस्टेज को ले जाकर मारा गया था।
लेकिन उसे मारना भी नाटक था, वो लड़की अभी भी जिंदा थी। और अब जल्द ही उन्हें एक खड्डा दिखा जो सीवेज लाइन से जुड़ा हुआ था, यानी चोर वहां से भाग गए। निक भी इस सीवेज होल में घुसा और इनका पीछा करने लगा। मैक ने बैंक में एलामीटर सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर कॉल की। उसने कहा कि हमारा ट्रक सिर्फ 2 मिनट दूर है, आता ही होगा, तो आप लोग गेट खुलवा देना। रे और एंसन बिल्कुल एलामीटा गार्ड्स के कपड़े पहनकर शुरुआत में चुराए हुए ट्रक को लेकर डिलीवरी लेने गए। उन्होंने इस ट्रक के ऊपर पेंट करवा दिया था, थोड़ा बहुत डिजाइन भी बदल दिया था ताकि ये बिल्कुल ओरिजिनल ट्रक जैसा लगे। और अब उन्होंने ट्रक को बैंक के सिक्योरिटी चेकअप पर रोका और उन्होंने अपनी आईडी ऑफिसर को दिखाई। आईडी भी बिल्कुल असली ही लग रही थी और साथ ही उन्हें फोन पर बता दिया गया था कि ट्रक आने वाला है। इसीलिए ही गार्ड्स ने ज्यादा शक न करते हुए उन्हें अंदर जाने दिया। इन्होंने ट्रक के पीछे से 2 नोटों के भरे हुए डब्बे निकाले और इन्हें नोटों की गिनती करने वाले फ्लोर पर ले गए। पैसे गिनने वालों ने इन डब्बों को $100 के नोट्स गिनने वाले के कमरे में डाल दिया, जबकि रे और एंसन वेटिंग रूम में चले गए। बॉस्को बैंक के नीचे वाली सुरंग में था। उसे रेडियो पर रे ने बताया कि डोनी काउंटिंग रूम में पहुंच चुका है। बॉस्को ने पावर ग्रिड में एक स्विच दबाया जिससे पूरे बैंक की बिजली धीमी हो गई। इससे न सिर्फ बैंक की नोट काटने वाली मशीन बंद हो गई, बाकी $100 की गिनती करने वाले कमरे के कैमरे और मोशन सेंसर्स भी बंद हो गए। तभी गार्ड्स ने गिनती करने वाले को कहा कि इन्हें कुछ देर के लिए सिस्टम को बंद करना होगा और इन्हें ब्रेक ले लेना चाहिए। जैसे ही गिनती वाले और पुलिस वाले काउंटिंग रूम से बाहर गए तो रे ने डोनी को रेडियो पर बताया कि अब वो अपना काम कर सकता है। वहाँ पर कोई भी नहीं है। डोनी एक बक्से के अंदर छुपा हुआ था। उसके चारों तरफ $100 की गड्डियां लगी हुई थी। बैंक में काम करने वाली एक औरत जो रोज चाइनीज खाना ऑर्डर करती थी, उसने रेस्टोरेंट में फोन किया। इस फोन को मैक ने रिसीव किया। इस औरत की शिकायत थी कि 1 घंटा पहले मैंने ऑर्डर किया था। मैक ने चाइनीज एक्सेंट में कहा कि हाँ, खाना आने वाला है। बैंक के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा कि कैमरास और मोशन सेंसर्स काम नहीं कर रहे, तो उसने दूसरे गार्ड से कहा कि ये जल्द से जल्द सारे बक्सों को गिन ले, वरना कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। सिक्योरिटी गार्ड कैफेटेरिया में गिनती करने वालों को बुलाने लगा। डोनी इस वक्त गिनती वाले कमरे में एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था। $100 वाले नोट जो मशीन में जाकर कटने ही वाले थे, वो उन नोटों को ब्लैक जिपर बैग में डाल रहा था, जिसके बाद उसने उन बैग्स को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। और अब सिक्योरिटी गार्ड वापस काउंटिंग रूम में आया 2 गिनती करने वालों लोगों के साथ। रे ने डोनी को भागने का सिग्नल दिया। उसने एक एयर वेंट का ढक्कन हटाया और उसमें घुसकर अंदर से दोबारा बंद कर लिया। और अब डोनी ने रे को बताया कि वो वेंट में है। और अब रे ने बॉस्को को लाइट चालू करने का सिग्नल दिया। लाइट चालू होते ही सब दोबारा ही अपने अपने काम पर लग गए। डोनी ने वेंट से होते हुए बाथरूम के वेंटिलेटर शेफ्ट को निकाला। जो खाना उसने पहले से वहां पर छोड़ा हुआ था, उसने वो उठाया और बिल्डिंग में घुसने के लिए उसने उसी एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल किया जो बैंक में काम करने वाला आदमी उसके बार में छोड़ गया था। और अब उस औरत को डोनी ने खाना डिलीवर किया और अब उस बिल्डिंग से निकल भी गया। दूसरी तरफ डोनी के कुछ दोस्त बैंक से कचरा उठाने का काम कर रहे थे। दोनों को एक ही नाम की कंपनी के 2 अलग अलग ट्रक्स में भेजा गया। ये सब कुछ ही प्लान किया गया था। अब ये दोनों ही चौराहे पर रुके और दोनों ने सर हिलाकर इशारा किया। बैंक की बेसमेंट में एलेक्सी ने कचरा अपनी गाड़ी से उठा लिया। दूसरी तरफ रे और एंसन अपना सिक्योरिटी ट्रक लेकर बैंक से बाहर आ गए और बॉस्को एक कचरा ले जाने वाले ट्रक का पीछा कर रहा था। और अब उसने रे को अपनी लोकेशन बताई। अब जल्द ही रे कचरा ले जाने वाले ट्रक तक पहुंच गया और उसे आगे से रोका। वहीं बॉस्को ने इस ट्रक को पीछे से रोक लिया। बॉस्को इस ट्रक की तरफ भागा और उसे बंदूक दिखाकर बाहर निकलने को कहा। अब बॉस्को ट्रक में बैठकर उसे ले गया और बाकी गैंग इसे फॉलो करने लगी। वहीं उधर निक पूरे शहर में रे और उसकी गैंग को ढूंढ रहा था और तभी उसे डोनी रास्ते में दिखा और उसने गाड़ी रोक ली। मैक ने ये देख लिया कि पुलिस वालों ने डोनी को अपने ट्रक में बिठा लिया है। अब निक और उसके साथियों ने डोनी को पीटते हुए पूछा कि रे और उसके बाकी साथी कहां पर हैं। डोनी ने हार मानकर आखिरकार उन्हें लोकेशन बता ही दी। रे और उसकी गैंग इस वक्त डंप साइट पर थे। मैक ने रे को फोन किया कि डोनी पकड़ा गया है, अब आगे क्या करना है, लेकिन रे ने कोई भी जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। उसने एंसन को बताया कि डोनी और मैक पकड़े गए हैं और तभी ये दोनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले गए। निक को रे की गाड़ी की एक झलक दिखाई दी और इसके बाद वो रे का पीछा करने लगा। उसने रेडियो पर डिटेक्टिव मोव और ब्राचो को लोकेशन बताई। तभी रे ने शीशे में देखा कि 20 गाड़ियों के पीछे निक की गाड़ी है। गस ने डोनी को गाड़ी के साथ ही हथकड़ियां लगा दी और फिर खुद निक और टोनी के साथ निकल गया। मर्फ और ब्राचो भी वहां पर पहुंच गए और अब रे और बॉस्को भी अपने ट्रक से बाहर निकल आए। जैसे जैसे पुलिस वाले इसके पास आ रहे थे तो रे ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसमें एक पुलिस वाले को गोली लग गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
अब पुलिस वाले भी पलटवार करने लगे और अब पूरी सड़क पर गोलियों की बारिश होने लगी। दोनों तरफ से गोलियां गाड़ियों को चीरते हुए जा रही थीं। बॉस्को की गर्दन पर गोली लगी, जिस पर रे ने पलटवार करते हुए उस पुलिस ऑफिसर के घुटने पर गोली दाग दी और तभी रे और एंसन सड़क पर भागने लगे और निक उनके पीछे था। निक के साथी पुलिस ऑफिसर ने बढ़िया निशाना लगाते हुए एंसन को ढेर कर दिया। रे अब भागते हुए एक गली में घुस गया और अब निक भी बिल्कुल ही उसके पीछे था। निक ने अब गोली चलाई, जिससे रे बुरी तरह से घायल हो गया। रे किसी तरह अपनी बंदूक को रीलोड करने की कोशिश कर रहा था और अब बड़ी मुश्किल से उसने इसे रीलोड किया और अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अब वो निक पर गोलियां चलाते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगा। निक ने अपनी बंदूक रीलोड की और रे की छाती पर गोलियां चला दी, जिससे रे नीचे गिर गया और किसी तरह रेंगते हुए वो एक कार के पीछे छुप गया और अब उसने अपनी जैकेट से गोलियों से भरी हुई एक मैगजीन निकाली। उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और खाली बंदूक निक की तरफ तान दी। निक ने ना चाहते हुए भी खुद को बचाने के लिए रे के ऊपर गोली चला दी। उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि रे के पास गोलियां खत्म हो चुकी थी। जब निक वापस अपनी गाड़ी के पास गया तो डोनी वहाँ से भाग चुका था। निक और गस ने रे की गाड़ी से काले बैग्स निकाले, लेकिन उन्होंने देखा कि इनमें तो नोटों के टुकड़े थे, पूरे नोट नहीं। निक अब उस बार में गया जहाँ पर डोनी काम करता था और अब उसका पता पूछा। मालिक ने कहा कि डोनी तो 2 दिन पहले ही नौकरी छोड़ चुका है। वो बार में बैठा ही था कि तभी वहाँ पर बैंक के 2 एम्प्लॉइज आए, जिनके गले में बैंक के एक्सेस कार्ड थे और अब उसने दीवार पर लगी फुटबॉल की टीम की फोटो को ध्यान से देखा, जिसमें डोनी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। निक अब जैसे ही बार से बाहर निकला तो उसे सामने बैंक दिखा और अब उसे समझ में आया कि इस पूरी गेम का मास्टरमाइंड सिर्फ डोनी ही था। आखिर में हमने देखा कि डोनी लंदन के एक बार में बारटेंडर का काम कर रहा था। उसके वो दोस्त जिसने कूड़े वाला बनकर ये पूरी गेम घुमाई थी, वो भी वहाँ पर था। डोनी ने पहले ही रे और उसकी गैंग को धोखा देने का प्लान बना लिया था, इसीलिए ही उसके दोस्त 2 एक जैसे ही दिखने वाले ट्रक्स घुमा रहे थे। एक में कटे हुए नोटों का चूरा था और दूसरे में असली 100 के नोट्स यानी कि $30 मिलियन। और अब हमें पता चलता है कि डोनी ने बैग से पैसे निकाल कर टायरों में भरकर पहले ही पनामा में बेच दिए थे और अब वो लंदन में किसी दूसरी चोरी का प्लान बना रहा था। और अब इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।